हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा था और काफी सारी चीजों को हमने कवर अप किया था और कुछ चीजें रह गई थी जो कि हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी इस वीडियो पर नए हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर वो अपनी पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेस्ट कंटेंट के साथ, तो वो इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, वहां पर आपको पॉलिटी का पूरा कंटेंट मिलेगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का भी, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, जिसमें कुछ नेता वगैरह होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट का एक एक मिनिस्टर होता है जो कि अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी चीजें बात करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं या कौन से मिनिस्टर्स का क्या काम होता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 यहां पर कह रहा है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। मतलब यहां पर लिखा है, पहला क्लॉज लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहां पर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, यानी कि जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट एडवाइस की जाती है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद वही प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है और फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या कहानी है? देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट मतलब किस तरह से अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है, मतलब दोनों कंडीशन में आप समझना कि अपन ने ये चीज तो पढ़ी है कि प्रेसिडेंट को किस तरह से, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरह से है। मैंने आपको बताया हुआ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो है प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है, ठीक है, सिलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जो भी, ठीक है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कहीं पर भी देखोगे ना, तो प्राइम मिनिस्टर का कोई भी इलेक्शन कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कहीं पर भी रिटर्न नहीं है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। ये सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड क्या होता है कि भाई लोकसभा में मान लो अप्रोक्स 540 या 545 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उन सब ने क्या किया, लोग अगर मान लो कोई भी पार्टी इलेक्शन में खड़ी हुई, कोई भी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कोई भी, अगर वो सरकार बनने के लिए अपने इलेक्शंस अपने मतलब खड़ी हो रही है, ठीक है। तो अब मान लो जो भी पार्टी जीतती है, जो भी पार्टी जीतेगी, तो वो सारे मेंबर्स, अगर हर स्टेट के मेंबर सब लोग मिलकर क्या चाहते हैं कि भाई हम हमारे इस मतलब जो इतने सारे मेंबर्स हैं इसमें से हम इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, हमारा ये लीडर रहेगा, ठीक है, एक क्लास का क्लास मॉनिटर ये रहेगा, ये हमारी बातों को आगे रखेगा या फिर ये देश को चलाएगा, ये तय करेगा किस तरह से देश को चलाना है, या अगर हम इसको कुछ सजेस्ट करेंगे तो ये हमारी बात प्रेसिडेंट तक ले जाकर रखेगा और फिर हम उन चीजों पर काम करेंगे। तो ये बस एक प्रथा है जो कि हम लोगों ने खुद से चला रखी है, हम लोगों ने इन द सेंस कि ये जो लोकसभा मेंबर्स है उनके द्वारा ये खुद इस पूरा एक प्रोसीजर सेट किया है खुद से, ये कहीं पर रिटर्न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद से अपनी मर्जी से एक बंदे को आगे खड़ा कर देते हैं कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और वो खुद से चूज कर लेते हैं। कोई इसका इलेक्शन या कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता स्पेसिफिकली, ठीक है। मतलब मेंबर सजेस्ट कर देते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई, लोकसभा के मेंबर्स ये कह देते हैं कि भाई ये हमारा बंदा है, हमारा ये लीडर है और इसको हम आगे खड़ा कर रहे हैं, आप इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, ठीक है। तो क्या करते हैं प्रेसिडेंट, क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर होता है प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का कैसे इलेक्शन होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब जब प्राइम मिनिस्टर का, चलो मान लो क्या बोलते हैं, कई बार क्या होता है, आप इस बात को थोड़ा कनेक्ट करना कि एक क्लास है, ठीक है, उसमें 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों ने क्या किया, अपने एक क्लास मॉनिटर बनाना था। तो 50 बच्चों ने भाई वोटिंग करी, 50 बच्चों में वोटिंग हुई, मेजोरिटी में मान लो 50 बच्चों के आधे 25, ठीक है, हाफ कितना हुआ, 25, ठीक है। बट 30 बच्चों ने उस बच्चे को क्लास मॉनिटर बनाने के लिए हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, और वो क्लास मॉनिटर तो बन गया, ठीक है। लेकिन 30 बच्चों ने उसको
क्लास मॉनिटर तो बना दिया, लेकिन कई बार ये होता है ना कि भाई वो कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि देख मैं तेरे को जिता तो दूंगा, मैं तेरे को क्लास मॉनिटर बनाने में सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन तू मुझे भी कुछ पोस्ट देना, मुझे भी कुछ सपोर्ट करना, ठीक है, मुझे किसी में हेल्प चाहिए तो तू मेरे को हेल्प करना। उसी तरह से यहाँ पर ये होता है कि काफी सारे लोग जो होते हैं भाई अपना प्राइम मिनिस्टर चूज कर लेते हैं, उसके बाद वही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई मेरे इस दोस्त को आप होम मिनिस्टर बना दो, इस दोस्त को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, इस दोस्त को आप फॉरेन मिनिस्टर अफेयर बना दो, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर बना दो, ठीक है, इस मिनिस्टर को आप पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दो। मतलब इस तरह से भाई वो अपने सजेस्ट करता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि इस तरह से हमारे इन मेंबर्स को आप ये मिनिस्ट्री दे दो, पूरा एक डिपार्टमेंट इनको दे दो, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उनका अपॉइंटमेंट, मतलब सिंपल से इलेक्शन या फिर कह लो प्रेसिडेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, यानी कि मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर का कहीं पर भी इलेक्शन किस तरह से होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये कहीं पर भी कोई रिटर्न नहीं है, ये सेल्फ मेड है, ठीक है। ये लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज सेल्फ मेड है कि भाई हम हमारे इस लीडर को आगे खड़ा कर रहे हैं, इसको आप प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर दो, ठीक है। तो आपको ये आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक क्लॉज है, ये क्लॉज हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका यूज आगे आने वाला है। यहां पर लिखा है इस क्लॉज में, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम किसको, प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एड इन 91st अमेंडमेंट 2003। इसका मतलब क्या है आप सिर्फ समझ लो, इसको एक बार पढ़ लो कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसमें इंक्लूडिंग कौन कौन आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, टोटल मिनिस्टर्स जिसमें कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों लोग आ जाते हैं, ठीक है। और शैल नॉट एक्सीड, यानी कि टोटल मिनिस्टर्स हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं उसके लिए कहा गया है कि शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, और ये चीज ऐड करेगी 91st अमेंडमेंट 2003 में। अब इसकी बात, इसकी क्या कहानी है वो मैं आगे बताने वाला हूं। तो यहां पर ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह होता है कि लोकसभा क्या करती है, एक मेजोरिटी पार्टी होती है, जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है लोकसभा इलेक्शन होते हैं उसमें भाई एक लीडर जो उनका होता है उसको आप एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब जो मैंने 15% का या जो 91st अमेंडमेंट 2003 का जो सेकंड फर्स्ट एक क्लॉज मैंने आपको अभी पढ़ाया है और उसका मतलब अब जानना है, लेकिन उससे पहले हम एक कुछ चीजें जान लेते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो मैंने आपको बता दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो चीज मैंने आपको बता दी कि भाई प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन बनेंगे उन लोकसभा मेंबर्स में से ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने आपको ये बताया, तो उसका मतलब आप यहां पर ये समझना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी लोकसभा मेंबर्स हैं, लोकसभा मेंबर्स कितने होते हैं 540 545 के अप्रोक्स, ठीक है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ 15% मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपॉइंट करवा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टोटल कितने बन सकते हैं पूरी लोकसभा मेंबर्स में से, 15%, यानी कि अप्रोक्स अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 70 से 80 मेंबर्स ही काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में बैठ सकते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो यहां पर तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। पहला आता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तीसरा आता है डिप्टी मिनिस्टर। अब इन तीनों का काम क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री बहुत एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, हेड मिनिस्ट्री है, मतलब बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। ये बहुत ही मेजर रोल प्ले किस तरह से करती है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में सिर्फ और सिर्फ कितने, मान लो मैंने यहां पर आपको ये कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टोटल 70 से 80 मेंबर्स आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इन्हीं के मैंने आपको तीन हिस्से बताए, तो यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर में सिर्फ और सिर्फ कम से कम 15 से 20 मेंबर्स को ही लिया जाता है, और 15 से 20 अगर 70 से 80 मेंबर्स में से 15 से 20 मेंबर्स को ही कैबिनेट मिनिस्ट्री में लिया जा रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन होगा ना। रीजन क्या होगा कि इनके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी, इनके पास डिसीजन लेने की ताकत होगी, इनको हर एक चीज सोचने समझने की ताकत होगी,
ठीक है, ये बहुत समझदार होंगे, इसलिए इनको चूज किया जाता है कैबिनेट मिनिस्ट्री में। अब कैबिनेट मिनिस्ट्री का रोल क्या होता है? ये होते हैं हेड ऑफ एनी डिपार्टमेंट। हेड ऑफ एनी डिपार्टमेंट का मतलब यहां पर ये होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई आपको मैं होम मिनिस्टर बना रहा हूं, अमित शाह को होम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है? तो ये पूरी होम मिनिस्ट्री का जो पूरा डिपार्टमेंट है उस पूरे को ये हैंडल करेंगे। या एक एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया और वो मिनिस्टर पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा। इंडिया में पूरा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको पूरे को वो हैंडल करेगा, ठीक है? तो या फिर फॉरेन अफेयर्स हैं, तो वो मिनिस्टर उस पूरे फॉरेन के जो भी अफेयर्स होंगे उनको वो हैंडल करेगा, ठीक है? तो यहां पर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो पूरे डिपार्टमेंट को संभालते हैं। ये चीज आप समझ गए? या फिर हेल्थ मिनिस्टर है, तो वो इंडिया में पूरे हेल्थ मिनिस्ट्री को संभालेगा। तो ये काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का। कैबिनेट मिनिस्टर्स को पूरा एक डिपार्टमेंट दिया जाता है इंडिया लेवल पर उस चीज को हैंडल करने का, कि जो भी सिचुएशन, जो भी काम, जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सभी चीजों को आप देखोगे। ये काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का। अब नेक्स्ट आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, मतलब इनके पास पावर होती है बट कैबिनेट मिनिस्टर्स से कम होती है, और इनका काम सिर्फ इतना होता है कि भाई मान लो अमित शाह है, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर है, या हेल्थ मिनिस्टर है, जिनके पास डिपार्टमेंट है, पूरा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, तो इन मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। अपॉइंट किस तरह से कर दिया जाता है? इनको कह दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है, आपको जाकर हेल्थ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर्स की जाकर हेल्प करनी है, ठीक है? उनके नीचे एज अ इंटर्न अपॉइंट कर दिया जाता है। इंटर्न मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एज अ इंटर्न। इंटर्न मतलब यहां पर वही कि आपको जाकर एजुकेशन मिनिस्टर्स की हेल्प कर, एजुकेशन मिनिस्टर की हेल्प करनी है, जाकर इतना सारा काम है तो आपको हेल्प करनी है। तो उस तरह से इन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया जाता है फॉर हेल्प पर्पस, ठीक है? तीसरे आ जाते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स इनसे भी नीचे होते हैं, और ये इनका काम क्या होता है? ये इन दोनों को हेल्प करते हैं, ठीक है? ये इनके भी जूनियर होते हैं, ये दोनों को हेल्प करते हैं। हेल्प टू बोथ कैबिनेट एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, दोनों को मदद करते हैं। जहां भी जरूरत होगी वहां पर इनको भेजा जाएगा और ये उनकी हेल्प करने जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से इन तीनों का काम होता है। तो आप समझ गए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो अप्रॉक्स 70 टू 80% मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि टोटल लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उसमें से 15%, ठीक है? उसमें से भी कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ज्यादा, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा हेड होती है हर एक डिपार्टमेंट की, ठीक है? उसके पास पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, वो पूरे नेशनल लेवल पर हर एक डिपार्टमेंट को हैंडल करती है। तो कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड मेंबर्स के साथ ही मीटिंग होती है। देखो, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर को कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग लेनी है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है देश के लिए, तो वो 70 से 80 मेंबर्स के साथ बैठकर नहीं डिसीजन ले सकते, ठीक है? ऑब्वियसली 70 से 80 लोगों के साथ अगर आप मीटिंग करते हो कोई भी निर्णय लेने की, तो हर किसी का अपना ओपिनियन होगा, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो उन्हीं में से 70-80 में से हम कुछ बेस्ट मिनिस्टर्स को चूज कर लेते हैं और उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं, और हम उन सिलेक्टेड मेंबर्स के साथ ही मीटिंग करते हैं, और उन सिलेक्टेड मेंबर्स की राय से ही हम कोई भी निर्णय लेते हैं। तो ये होती है पावर कैबिनेट मिनिस्टर्स की, ठीक है? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब मैंने आपको ये तो कह दिया, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स में 15 से 20 मेंबर्स ही अप्रॉक्स होते हैं, ठीक है? और ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक और बात, कि अगर आपको ये किसी ने बताया हो कि जो देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर लगाई जाती है, तो यहां पर ऐसा नहीं है। जो नेशनल इमरजेंसी लगाने के पीछे कारण होता है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं, और जो उन 15 से 20 लोगों का, जिसमें इंक्लूड होते हैं 15 से 20 मेंबर्स है ना कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसमें इंक्लूडेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर भी। तो टोटल 15 से 20 मेंबर्स का जो निर्णय होता है कि भाई नेशनल इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, नहीं लगाई जानी चाहिए, या देश के लिए क्या निर्णय लेनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है? यही कैपेबल है। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए भी कैबिनेट मिनिस्ट्री ही जो है वो रिप्रेजेंट करती है, वो ही तय करती है कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, नहीं लगाई जानी चाहिए। तो यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर सुपीरियर है किससे? पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, यानी कैबिनेट मिनिस्टर पूरी काउंसिल अगर 17 से 80 मेंबर्स में है, तो उन सबका निर्णय या उन सबके डिसीजन कोई मैटर नहीं करता। जो कैबिनेट मिनिस्टर में 15 से 20 मिनिस्टर हैं, उनका ही निर्णय, उनका डिसीजन ही तय करता है कि देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? तो उनकी मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग सिर्फ 15 से 20 मेंबर साथ होती है, और वही 15 से 20 मिनिस्टर ही तय करते हैं
कि देश कैसे चलेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सिर्फ नाम के लिए होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। चलो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज तो बता दी, कैबिनेट इंपॉर्टेंट है। देखो अब कैबिनेट की अगर मैं देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को हमने आर्टिकल 74 एंड 75 में रिटन है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को प्रॉपर रिटन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, ठीक है। आर्टिकल 74 एंड 75 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में दोनों हाउसेस के मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। और दूसरी बात, अब कैबिनेट की अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट जो वर्ड है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, इसके बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं था। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये इंट्रोड्यूस हुआ है मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड पर, और ये ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है। और तभी इस जो वर्ड है ये कैबिनेट, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। समझिए, तो ये है कैबिनेट मिनिस्ट्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अलग अलग है, मतलब दोनों का काम बहुत ही ज्यादा अलग है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे देते हैं, बट जो हेड डिपार्टमेंट्स होते हैं नेशनल लेवल पर, वो 15 से 20 मेंबर्स ही होते हैं जो उन पूरे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं, और उनके ही निर्णय, उनके ही डिसीजन ही तय करते हैं कि देश कैसे चलेगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर ही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि ये इमरजेंसी लगानी चाहिए, ये चीज हमें लेकर आनी चाहिए, ये हमें इंप्लीमेंट करना है देश के लिए, ये चीज हटानी चाहिए, या ये अमेंडमेंट करना है। ये सभी लोग, ये कैबिनेट मिनिस्टर में बैठे हुए लोग ही तय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 एक बार और पढ़ लेते हैं। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इस वर्ड का मतलब आप यहां पर नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब मैं आपको यहां पर समझाता हूं। और मैंने एक और चीज लिखी है यहां पर, मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब समझना, क्लॉज 2 का मतलब क्या है। सपोज मान लो लोकसभा में 540 मेंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जो अपना भाई इलेक्ट होकर हर एक स्टेट से, हर जगह से, मतलब ऑल ओवर इंडिया से इलेक्ट होकर आकर लोकसभा में बैठ गए, बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे मेंबर्स में से प्रेसिडेंट को 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करना था, प्रेसिडेंट ही तो एडवाइस करेंगे। चलो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी 70 to 80 मेंबर्स जो होते हैं वो भाई अपॉइंट कर दिए गए प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस करी प्रेसिडेंट को कि भाई इसमें इन मेंबर्स को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में ऐड कर लो। अब बात रहती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। तो कैबिनेट मिनिस्टर मैंने आपको बताया कि उन मिनिस्टर्स को पूरा एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, फॉरेन अफेयर्स, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, हर एक मिनिस्ट्री होती है जो हेड होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो बड़े बड़े लेवल पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को दे दिए जाते हैं। कि मान लो लोकसभा मेंबर्स में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया किसको, अमित शाह भी भाई लोकसभा में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये भी देखो पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा बैठती है ना, पार्लियामेंट, उसको हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव कहते हैं लेजिस्लेटिव। और जो हेड होते हैं, देश के जो चलाने वाले होते हैं, हेड होते हैं, देश को चलाने वाले कौन? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। अब हेड वो भी हो गए ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी तो हेड हो गई ना, अगर उनका डिसीजन ही माना जा रहा है, या जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर और 15 से 20 मिनिस्टर बैठे हैं, तो वो भी हेड हो गए, वो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस देश को, वो उनके डिसीजन तय कर रहे हैं कि देश कैसे चलेगा, ठीक है। तो वो आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव में, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव में आ जाता है, ठीक है, और पार्लियामेंट आ जाती है लेजिस्लेटिव में। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का मतलब तो मैंने आपको वापस से बता दिया कि लेजिस्लेटिव का मतलब पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पर आ जाता है हेड ऑफ द कंट्री, यानी कि जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्लॉज 2 अपना ये कह रहा है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ये कहा गया, मान लो अमित शाह बैठे हैं, इलेक्ट होकर आए हैं किसी देश के किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से, ठीक है, और आकर लोकसभा में बैठे हुए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ही तो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि किसको क्या बनाना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया कि भाई अमित शाह को आप होम मिनिस्टर बना दो, या इस इंसान को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, इस इंसान को आप हेल्थ मिनिस्टर बना दो, इस इंसान को आप ये बना दो, इस इंसान को वो बना दो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया, और भाई प्रेस और देखो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस कर दिया ना, जो एडवाइस करता है वहां पर प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं, ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं। प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस करेगा वहां प्रेसिडेंट बाउंड होंगे, और प्रेसिडेंट को वो बात माननी ही पड़ेगी। तो भाई प्राइम मिनिस्टर ने जो जो लोगों को एडवाइस किया कि इसको ये बना दो, उसको वो बना दो, प्राइम प्रेसिडेंट ने उसको वो बना दिया।
ठीक है, यहां पर आप समझ गए कि भाई अमित शाह को होम मिनिस्टर बना दिया गया। अब सपोज यहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहां पर यह आता है कि सपोज इन फ्यूचर मान लो अमित शाह को होम मिनिस्टर बना दिया, अब कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद देखा गया कि अमित शाह जी हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से नहीं संभाल रहे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर काम कर रहे हैं या वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ये चीजें सारी नोटिस करेगी किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर भाई वापस से जाएंगे प्रेसिडेंट के पास और कहेंगे राष्ट्रपति जी, ये जो अमित शाह जी है ना होम मिनिस्टर जिनको हमने बनाया, ये ना अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको हटा दो, इनको हटा दो। या फिर मान लो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस किया कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो भाई अपने प्रधानमंत्री जी गए राष्ट्रपति जी के पास कि आप एजुकेशन मिनिस्टर को भी हटा दो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जाके कहेंगे प्रेसिडेंट से, अब जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वो प्रेसिडेंट को तो मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो बाउंडेड है। उन्होंने कहा हटा दो तो उनको हटाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन यहां पर कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने जाकर एडवाइस किया कि भाई आप अमित शाह को हटा दो, एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दो, हेल्थ मिनिस्टर को हटा दो, ये लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, तो प्रेसिडेंट हटाएंगे तो, लेकिन एक एक करके हटाएंगे। मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे कि होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी को हटा दो, तो पहले प्रेसिडेंट अमित शाह जी को हटाएंगे, यानी एक बार में एक ही इंसान को हटाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने 3 मिनिस्टर्स की जाके शिकायत कर दी और बोला इनको हटा दो तो तीनों को एक साथ हटा दें, ऐसा नहीं होगा। वो एक एक करके हटाएंगे। पहले अमित शाह के अगर बोला है तो प्राइम मिनिस्टर अमित शाह के लिए बोलेंगे, तो प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी को ही हटाएंगे। फिर दोबारा जब एजुकेशन मिनिस्टर के लिए बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर कि भाई आप एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दो, तो प्रेसिडेंट उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर को ही हटाएंगे। फिर तीसरी बार अगर हेल्थ मिनिस्टर की बोलेंगे कि आप हेल्थ मिनिस्टर को हटा दो, तो वही हेल्थ मिनिस्टर को हटाएंगे। यानी कि अगर तीनों की शिकायत एक बार में कर दी कि इन तीनों मिनिस्टर को हटा दो, तो वहां पर प्रेसिडेंट एक साथ तीनों को नहीं हटाएंगे। और इसी का मतलब है कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर मैं यहां पर यह कह लूं कि प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स बैठे हैं वो अपनी उस पोजीशन का, उस जो ऑफिस होल्ड कर रखा है उसका प्लेजर ले सकते हैं। अब प्रेसिडेंट कब तक चाहेंगे? जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे। समझ रहे हो? प्राइम मिनिस्टर जब तक चाहेंगे तभी तक प्रेसिडेंट भी चाहेंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है और किसको हटाना है। तो अब एक और बात, अगर मैंने आपसे यहां पर ये कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस तो कर दिया कि अमित शाह जी को होम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दो, तो भाई प्रेसिडेंट उस बंदे को हटा तो देंगे, लेकिन वो सिर्फ हटाया जाएगा कहां से? वो सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाया जाएगा, लेकिन वो लोकसभा का जो मेंबर है वहां से उसको नहीं हटाया जाएगा। वहां पर वो लोकसभा में, पार्लियामेंट में बैठकर वो अपने जो उसके काम है वो सारे करेगा, और उसका जो टाइम पीरियड होता है लोकसभा में बैठने का 5 साल, वो पूरा टाइम पीरियड उसको एंजॉय करेगा 5 साल। ठीक है, लेकिन सिर्फ अब यहां पर ये है, तो वो मेंबर दोनों का है, लेजिस्लेचर का है और एग्जीक्यूटिव का है। अगर वो लेजिस्लेटिव लेवल पर हटाया जाता है, सॉरी एग्जीक्यूटिव लेवल पर अगर हटाया जा रहा है, तो वो लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट में बैठकर अपनी पोस्ट को एंजॉय करेगा, उसका प्लेजर एंजॉय करेगा, उस पोस्ट को संभालेगा और उस पोस्ट को पूरा एंजॉय करेगा 5 साल तक। समझ रहे हो? लेकिन होम मिनिस्टर की पोस्ट में वो 2 साल के बीच में भी हटाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ठीक है, हालांकि वो पार्लियामेंट में बैठकर अपने सारे निर्णय ले सकता है, जो उसका काम है वो करेगा। 5 साल से पहले उसको कोई नहीं हटा सकता पार्लियामेंट में से। लेकिन होम मिनिस्टर की पोस्ट पर अगर उसको बिठाया गया था और वो अपने काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करेंगे और वहां से उसको हटा दिया जाएगा। समझ गए? तो ये कहानी होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और यही अपना आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 कह रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लॉज 3 आर्टिकल 75। अब आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 क्या कह रहा है? क्लॉज 3 कह रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। यहां पर, वहां पर हमने पढ़ा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, यहां पर हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? बहुत ही कहानी गड़बड़ है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मैं आपको समझाता हूं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आता है यहां पर
कि अगर यहाँ उसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो मैंने आपको ये बताया कि भाई प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है होम मिनिस्टर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन क्लॉज 3 आर्टिकल 75 में कहा जा रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। यहां पर कहा जा रहा है कि लोकसभा में 545 मेंबर्स बैठे हैं, उनमें से 15% मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया। ये तो ठीक है, 540 मेंबर्स में से 15% यानी कि 70 से 80 लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया। कैसे बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को और उनको मेंबर्स बना दिया गया। लेकिन लोकसभा को अगर ऐसा लगा, उन 540 मेंबर्स में से 70-80 को अगर हटा देते हैं, बाकी सारे मेंबर्स को अगर ये लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, वो अपने सारी ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रही है, तो लोकसभा क्या करेगी? एक सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास करेगी और सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा दिया जाएगा। वहां पर प्रेसिडेंट क्या करेगा? वहां पर प्रेसिडेंट उन सारे मेंबर्स को एक साथ हटा देगा, एक साथ, क्योंकि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास करेगी और सारे काउंसिल मिनिस्टर्स को एक साथ अपनी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब आता है सिंक एंड स्विम टुगेदर। इसका एक निकनेम भी है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। तो यहां पर अब पावर आ जाती है। अब आप यार समझ सकते हो कि लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है किससे? एग्जीक्यूटिव से। लेजिस्लेटिव ने क्या किया, यानी पार्लियामेंट ने क्या किया, उसमें लोकसभा के मेंबर्स ने क्या किया? एक सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल पास किया और सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को हटा दिया। तो ये पावर होती है, यानी क्लॉज 3 आर्टिकल 75 कह रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का इस वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का काफी हद तक हमने बहुत कुछ कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे वीडियो में दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड हाँ गाइस, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।